During the decommissioning of a nuclear reactor, a mass of this much is found to be contaminated with radioactive nickel 63. अच्छा, स्टील का मास इतना है और उसमें रेडियोएक्टिव निकल है ये वाला 63 Ni. The total activity due to the nickel 63 contamination is 1.7 into 10 to the power 14 becquerels. Calculate the activity per unit mass of the steel. एक मार्क का है तो एक्टिविटी पर यूनिट मास पूछ रहे हैं, यानी एक्टिविटी को मास से डिवाइड कर दो. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी मसला नहीं है. 1.7 इंटू 10 पावर 14 को हम 2.5 इंटू 10 पावर 6 से डिवाइड कर लेते हैं. प्रॉब्ली द इजीएस्ट मार्क वी गोइंग टू गेट. अच्छा, ये केजी में था और ये बिक्वेरल में पूछा था, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज कर लेते हैं. तो ये आंसर क्या आ रहा है? 6.8 into 10 to the power 7. थैंक यू अजेन. 6.8 into 10 to the power 7. टू सिग्निफिकेंट अजेन ने वैल्यू दी है, टू सिग्निफिकेंट ही लिखना है हमने, हम इसको 6.8 into the power 7 लिख देते हैं. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? स्पेशल स्टोरेज प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन व्हेन द एक्टिविटी पर यूनिट मास ड्यू टू द कंटैमिनेशन एक्सीड्स 400 becquerel per kg. अच्छा, आपको बोल रहे हैं 400 becquerel per kg से ज्यादा हो तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी. हमारी 6.8 into 10 power 7 becquerel per kg आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा आ रही है. इसमें किसी को कैंसर क्या हो सकता है, वो जल के राख हो जाए इतनी ज्यादा रेडिएशन पे. तो दिस इज वेरी हार्मफुल, दिस इज अ वेरी हार्मफुल पीस ऑफ स्टील. ठीक है नहीं? अच्छा, निकल 63 इज अ बीटा इमिटर. nickel 63 is a beta minus emitter with a half life of 92 years. 92 years में जाके ये डिके करता है. अच्छा, सबसे पहले तो इसकी एक्टिविटी नहीं आ रहा है, दूसरी बात ये है ये 92 years में जाके आधा होगा. वेरी हॉरिबल कंडीशन. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इमिटेड बीटा माइनस पार्टिकल इज 0.067 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब जो एक दफा डिके होता है कोई भी न्यूक्लियस, उसमें बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है, उसकी एनर्जी इतनी आती है, कोई मसला नहीं है. Use your answer in A to calculate the energy in joule released per second in a mass of 1 kg of steel due to the radioactive decay of the nickel. ठीक है जी? आपको क्या बोल रहे हैं? आपको ये बोल रहे हैं कि we need to calculate the energy in joule released. ठीक है जी? जो हमारी एनर्जी इन जूल रिलीज हो रही है पर सेकेंड इन अ मास ऑफ 1 kg ऑफ स्टील, मतलब एक सेकेंड में 1 kg में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वी नीड टू फाइंड दैट आउट. अच्छा, नाउ हाउ डू यू थिंक वी डू दिस? कैसे करेंगे इसको? ऐसे करते हैं कि आपकी एक्टिविटी पर यूनिट मास आपको ये दी हुई है, ठीक है? अच्छा, एक्टिविटी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी अगर याद करोगे तो एक्टिविटी थी माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. इट वाज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, इट वाज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, यानी मतलब ये आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सेकेंड में इफ आई वर्क आउट व्हाट इज द डेल्टा एन, मतलब एक्टिविटी की वैल्यू मुझे पता है, मुझे 1 सेकेंड भी पता है. अगर मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके ये निकाल लूं कि मेरा कितना चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ रहा है, तो मेरे पास बेसिकली ये आ जाएगा कि कितनी दफा एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में डिके करा है, राइट? आई विल गेट द नंबर ऑफ टाइम्स द निकल 63 न्यूक्लियाई हैव डिकेड. कितने नंबर ऑफ निकल 63 न्यूक्लियाई डिके करें एक सेकंड में, जरा वो निकालने की कोशिश कर लेते हैं. अगर मैं एक्टिविटी और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एन आ जाएगा. ठीक है जी? एंड वी आर अज्यूमिंग अ कांस्टेंट एक्टिविटी, जो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन विल हैव टू डू इट थ्रू दिस वे. अच्छा, सो आपकी 6.8 into 10 to power 7, 6.8 into 10 to power 7. अच्छा, दूसरी बात ये भी दिमाग में रखिए कि मैं 6.8 into 10 to power 7 क्यों ले रहा हूं? व्हाई एम आई नॉट टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ दिस? वो इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे 1 kg का निकालना है. मुझे 1 kg का निकालना है, तो फिर मैंने वो 1 ही kg की एक्टिविटी ले ली. ठीक है, मुझे पूरे सैंपल की एक्टिविटी लेने की जरूरत नहीं है, तो आई जस्ट टेक दी पूरे 1 kg की रेडियो एक्टिविटी, वो ले ली. इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास मेरे डेल्टा एन आ जाएंगे, जो मेरे पास आ रहे हैं कि 6.8 into 10 power 7 मेरे डेल्टा एन है. यानी बेसिकली इस बात का मतलब हुआ कि इन 1 सेकेंड 6.8 into 10 to power 7 न्यूक्लियाई डिके. ठीक है? अच्छा, अब जब भी एक न्यूक्लियस डिके करता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि आपका एक बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होता है. ठीक है, आपका क्या होता है? आपके पास ये एक बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होता है. सो जब भी डिके होता है तो बीटा माइनस पार्टिकल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6.8 into 10 to the power 7 बीटा माइनस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड.
ये सब कुछ 1 सेकेंड की कहानी। 1 सेकेंड में मैंने क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि मेरे कितने निकल 63 के न्यूक्लियाई डिग्री डिके कर रहे हैं, उसकी वजह से मैंने ये निकाल लिया कि मेरे मेरे पास कितने बीटा माइनस पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, जब मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास कितने बीटा माइनस पार्टिकल आ रहे हैं 1 सेकेंड में, तो आई नो हर बीटा माइनस पार्टिकल की इतनी एनर्जी है। ठीक है, ये दी हुई है मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इसको हमें जूल्स में करना पड़ेगा। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी हो तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई अगर मेरे पास इतने बीटा माइनस पार्टिकल हैं और वो इतनी एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो लेट्स ये हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारी टोटल एनर्जी जो इसमें रिलीज हो रही है। ठीक है, सो कैन एनीवन कैलकुलेट ये एनर्जी क्या आ रही है? और अभी तक भी बताओ, अभी तक सब समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहा हूँ, किस तरह से नहीं कर रहा? 4.556 into 10 to the power 6। थैंक यू अजय। 4.556 into 10 to the power 6। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, देन ये हो गया, क्या है ये आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है जी, इसको क्या कर लेते हैं, हमें इसको फाइनली जूल्स में करना होगा। ठीक है जी, अच्छा ये 1 मार्क का लग रहा होगा, ये इतनी लंबी वर्किंग करी है। असल में वर्किंग कुछ भी नहीं है, ना आपको एक्टिविटी के साथ कुछ करना था, ना आपको मतलब 1 सेकंड समझ रहा कुछ, देयर इज नॉट इनफ वर्किंग जो है वो यहां से शुरू हुई असल में, लेकिन ये आपको मैंने सब समझाने के लिए किया है, तो लाइक इसकी कोई वेटेज नहीं रखी हुई वालों में। ठीक है, डोंट गेट उस पर डिसहार्टेंड, इतनी सारी वर्किंग नहीं है ये। ठीक है, अच्छा इसको जूल्स में कर लेते हैं। 4.556 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। हम निकालना चाह रहे हैं कि ये कितने जूल बनेंगे, है ना? तो एक काम कर लेते हैं, एक ही दफा में कर लेते हैं। हमें क्या पता, हमें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल्स। सो 4.556 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल्स। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दैट वी गेट आउट आवर वैल्यू फॉर द जूल्स। ठीक है, सो व्हाट्स द जूल्स कमिंग आउट टू बी 7.2896 into 10 power -7, 7.2896 into 10 to the power -7 जूल्स। और देख लेते हैं फाइनल आंसर। टू सिग्निफिकेंट, ये तो एक सिग्निफिकेंट लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं करी है, तो टू सिग्निफिकेंट लिख देते हैं 7.3 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, फिर आपसे क्या पूछते हैं, फिर आपसे ये पूछते हैं यूज योर आंसर इन वन, ये वाला वन, to suggest with a reason whether the steel will be at a higher temperature। ये आंसर इस्तेमाल करें जो आपके पास आया है और हमें ये बताएं स्टील का टेम्परेचर ज्यादा होगा या वही होगा जो रूम टेम्परेचर है। सो क्या होगा, स्टील का टेम्परेचर ज्यादा होगा या वही होगा? ज्यादा होगा, आजेन से ज्यादा होगा। बाकी लोग क्या बोलेंगे? स्टील का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करेगा, पहले तो ये बताओ। बिकॉज देयर इज सम एनर्जी बीइंग गिवन टू द स्टील। वी सी द एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7.3 इंटू 10 टू पावर -7 है, -7 है, यानी बस इतने से जूल मिल रहे हैं। स्टील को कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब स्टील गर्म नहीं होगी। दिस इज वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर सेकेंड इतने जूल्स रिलीज हो रहे हैं। ये जूल्स क्या है, ना होने के बराबर है, राइट? दीज आर ना होने के बराबर, स्टील को कुछ भी नहीं होने वाला। सो बेसिकली विल जस्ट राइट very low amount of energy is released per second, so no change in temperature। ठीक है, इसी तरह अगर ये कुछ बड़ी सी वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 1 जूल आ रही थी, 1 जूल इज अ ह्यूज चेंज, तो 1 जूल की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। अगर 1 जूल पर सेकंड में शुरू है तो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं। बाकी किसी ने जवाब दिया नहीं, आजेन ने जवाब दिया, तो आजेन को हम जो है वो इस पे जो है वो अप्रिशिएट जरूर करेंगे। आजेन एटलीस्ट जवाब तो दे रहे हैं। वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर सेकंड, सो नो चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, फिर आपको क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं यूज योर आंसर इन ए टू डिटरमिन द टाइम इंटरवल बिफोर स्पेशल स्टोरेज प्रिकॉशंस फॉर द स्टील आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ए में हमने आंसर दिया था 6.8 इंटू 10 पावर 7 बिक्वेरल्स। ठीक है जी, हमने ये आंसर दिया था। हमें कह रहे हैं भाई ये आंसर इस्तेमाल करें आप, और हमें ये बताएं, टाइम इंटरवल बता दें कि हमें उस टाइम तक स्टील को स्टोरेज प्रिकॉशंस में, मतलब उसको सेफ्टी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। हम अभी देख रहे हैं 6.8 बिक्वेरल पर केजी आ रहा है, उन्होंने कहा है 400 बिक्वेरल पर केजी पे सेफ होता है कि हम उसको ऐसे छोड़ दें, खुला रख दें उसको। तो 6.8 7
कब जाके 400 becquerel per kg में होगा, बेसिकली वो ये टाइम पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू कब इसने में होगी कि हमें बस सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं डालनी पड़े, ठीक है। अच्छा, सो हाउ डू यू वर्क आउट द टाइम, कि इसको इसमें होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे निकलेगा वो टाइम, किस तरह से निकालेंगे। अगर मुझे एक एक्टिविटी दी हुई है इनिशियल, और फिर मुझे कहना है आपकी फाइनल एक्टिविटी ये है, तो हाउ डू यू वर्क आउट द टाइम जो लगेगा इन दोनों को इस चीज में बनने के लिए। लिखिए इक्वेशन, a इक्वल्स टू a नॉट e माइनस लैम्डा टी, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, लैम्डा की जगह लैम्डा, a नॉट a की जगह उनकी वैल्यूज, और t हमारे पास आ जाएगा जो हमारा होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला है, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट, फिर उसमें और डिस्कशन करते हैं। तो a इक्वल्स टू a नॉट e माइनस लैम्डा टी। अच्छा, अब तो आप ये बोलोगे कि राहब भाई ये तो जो है वो दिस वाज फॉर एक्टिविटी नॉट एक्टिविटी पर यूनिट मास। तो मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी को मास से डिवाइड कर दूं और फिर इसको भी मास से डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कैंसिल आउट हो जाने दोनों। तो आई कैन टेक दी एक्टिविटी पर यूनिट मास बी फॉर बोथ ऑफ देम, कोई टेंशन की बात नहीं, एक्टिविटी पर यूनिट मास से ही कर लेते कैलकुलेशन। अच्छा, फाइनल एक्टिविटी आपको बोल रहे हैं 400 becquerel पर केजी ले लो, तो मैं जो हूं वो 400 becquerel पर केजी जाने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना चाह रहा हूँ। इनिशियल क्या है, इनिशियल 6.8 इंटू 10⁻⁷ है, 6.8 इंटू 10⁻⁷ है। अच्छा, फिर ई है, फिर हमें चाहिए लैम्डा। तो लैम्डा के लिए मैंने कहा था अक्सर बेशतर इंडिकेशन ये होगी कि हाफ लाइफ देंगे, तो इस क्वेश्चन में भी आपको हाफ लाइफ दी हुई है, यानी आपको टी हाफ बताया हुआ है, वो आ रहा है 92 ईयर्स। अब आपको पता है ln2 अपॉन लैम्डा वाज ए 92 ईयर्स। अच्छा, मैं 90 को सेकंड्स में नहीं बना रहा, ईयर्स को सेकंड में, क्योंकि मुझे आंसर फाइनल ईयर्स में ही देना है, तो फिर इसको चेंज नहीं करता है ताकि वो टाइम भी डायरेक्ट ईयर्स में आ जाए, फिर वरना उसको कन्वर्ट करके लाना पड़े वापस फॉर्म में, तो हम वो नहीं करते हैं। तो लैम्डा मेरे पास आ रहा है ln2 अपॉन 92, ठीक है। अच्छा, अब इधर लिख लेते हैं, ये मेरे पास आ रहा है ln2 अपॉन 92, और टाइम हमें जो है वो निकालना है। एक्चुअली जब ये कर लिया है, सो 400 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 10⁻⁷ इक्वल्स टू ई माइनस ln2 अपॉन 92 एंड देन टी, दोनों साइड्स पे ln लगाते हैं, ln इसको भी, ln इसको भी। जब ये करोगे तो क्या आएगा हमारे पास ये आएगा कि ये हो जाएगा ln 400 अपॉन 6.8 इंटू 10⁻⁷ शैल इक्वल्स टू व्हाट, ln e को खा जाएगा, ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी, यानी बेसिकली ये माइनस ln2 अपॉन 92 और t बाहर आ चुके हैं। ये साइड कैलकुलेट करके इसको इस चीज से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप लोग भी कैलकुलेशन करो, मैं भी कर रहा हूं, लेट्स सी इसका आंसर सही आता है 1598.5। आज़ेन की कैलकुलेटर स्किल्स अच्छी हैं माशाल्लाह से। तो एक डर तो हमारा खत्म है आज़ेन की तरफ से कि आज़ेन जो है वो पेपर में एटलीस्ट कैलकुलेटर में चीजें डालने में मिस्टेक्स नहीं करके आएंगे। जो बच्चे साथ में क्लास में प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ पेपर 2 पेपर 4 में ये ना हो जाए कि कॉन्सेप्ट सारे आते हों लेकिन कैलकुलेटर में डालना चीजें मिस्टेक्स हो रही हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम विद, जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी काफी वक्त तक, मुझसे कैलकुलेटर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं डाली जाती फॉर फिजिक्स, बहुत प्रॉब्लम लाई, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये प्रॉब्लम गई है, ठीक है। अजय उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें कि जो हमसे मिस्टेक्स होती है ना, देखो मिस्टेक्स सबसे होती है, मिस्टेक्स मुझसे भी होती है, तो मैं तो हमेशा ये कहता था कि मेरे पास मुझसे जो मिस्टेक्स होती उनके दिमाग में, अपने दिमाग में उसका मेंटल नोट बना लेता था कि मुझे पेपर में, जब मैं पेपर कर रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं हाँ आंसर को उस मिस्टेक के अगेंस्ट चेक करूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मिस्टेक देखी होगी सबने कि मैं अक्सर और बेशतर स्क्वायर लगाना भूल जाता हूँ, उसकी वजह से आंसर गलत जाता है, पूरा आंसर चले जाता है, ठीक है जी। और भी मुझसे मिस्टेक्स होती हैं कभी कभार, जैसे रेडियो एक्टिविटी में देखा होगा कि मैं वैल्यूज बहुत दफा मैंने बाइंडिंग एनर्जी में गलत उतारी, ठीक है, क्योंकि मुझे डेसिबल प्लेसेस में और जल्दी में मुझे वो प्रॉब्लम है, तो उसका फिर मैं मेंटल नोट बना के जाता हूँ कि ऐसी हरकत अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द हेड में हो कि मुझे हर आंसर में ये चेक करना है कि मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो आई विल बी चेकिंग दैट, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं वो हर दफा हर आंसर में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, copper 66 is a radioactive isotope. When a nucleus of copper 66 decays, the emission includes a beta minus particle and a gamma ray photon. यानी बीटा माइनस इमिशन हो रही है।
The count rate produced from a sample of the isotope copper-66 is measured using a detector and counter as illustrated in figure 3.1. कोई डिटेक्टर है और कोई काउंटर है जो काउंट रेट मेजर कर रहा है, ठीक है नहीं। रेडियो एक्टिव सैंपल है, हमने इसको शील्ड किया हुआ है। State 3 reasons why the activity of the sample of copper-66 is not equal to the measured count rate. तो वो आपसे पूछ रहे हैं भाई आप काउंट रेट तो निकाल रहे हो, ठीक है नहीं, हो सकता है copper-66 का जो असल एक्टिविटी है जो बेसिकली काउंट रेट ही होगा, राइट। काउंट रेट क्या है? काउंट रेट होगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, कितनी नंबर ऑफ काउंट्स आई पर यूनिट टाइम, काउंट रेट वो होगा। और एक्टिविटी भी यही है, एक्टिविटी भी यही है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ही है, ठीक है, बस माइनस का साइन है, तो है दोनों एक ही चीज। तो एक्टिविटी जो काउंट रेट आप मेजर कर रहे हो वो ऐसा क्यों हो सकता है कि वो एक्टिविटी के बराबर ना आए, कि 3 assumptions 3 suggestions के क्यों, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि इट माइट नॉट कम आउट टू बी इक्वल। आइसोटोप है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, अच्छा काउंट रेट क्यों होगा, व्हाई वुड यू गेट अ काउंट, डेल्टा एन अलग है, नहीं 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 नहीं, डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, मतलब बेसिकली देखो एक न्यूक्लियस डिके करेगा तो आपको काउंट मिलेगी इधर। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सी रीजंस हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 न्यूक्लियस डिके करे, काउंटर पे वैल्यू आए फॉर एग्जांपल 455, बहुत कम आए, या हो सकता है बहुत ऊपर आ जाए 555 आ जाए। तो क्या क्या रीजंस हैं विच विल कंट्रीब्यूट टू दिस एरर, कि हम यहाँ पे अगर हमारे पास असल में कुछ और हो रहा है और काउंटर पे कुछ और आ रही है रीडिंग, तो वो क्या हो सकते हैं? Why would there be a discrepancy between the number of nuclei that are being decayed between these two things, between real life scenario और जो काउंटर मेजर कर रहा है? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? Can I say that there might be background radiation? ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि मे बी हो सकता है बैकग्राउंड में और कोई रेडिएशन हो विच इज कॉजिंग दिस डिस्क्रेपेंसी, मतलब ओवरशूट आए, मतलब ओवर आए आंसर काउंटर पे, ऐसे लिख सकता हूं। बैकग्राउंड रेडिएशन सबको याद है, व्हाट वाज बैकग्राउंड रेडिएशन? मे बी देयर इज बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या थी? बैकग्राउंड रेडिएशन ये थी कि भाई देखो अगर आप कहीं पे भी बैठे हो ना, ठीक है, इफ यू आर सिटिंग एनीवेयर, कहीं पे भी बैठे हो आप, ठीक है, तो देयर विल ऑलवेज बी सम रेडिएशन आपके आसपास, ठीक है। हो सकता है कुछ यूनिवर्स आपकी अर्थ के बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस से हो सकता है कोई ऐसे रिएक्शंस हो रहे हो स्टार्स में या कहीं और, कि उसकी वजह से कुछ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स आपके अर्थ की तरफ आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो करीब में जो चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, जैसे सोफा है अभी मेरे साथ रखा हुआ है, टेबल रखी हुई है, हो सकता है मेरे अपने हाथों में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जो रेडियो एक्टिव हो सकता है वो डिके कर दें। तो बैकग्राउंड रेडिएशन इज ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ रेडिएशन जो आपकी एनवायरनमेंट में हो सकती है, ठीक है। सो मे बी देयर इज अ बैकग्राउंड रेडिएशन जिसकी वजह से आंसर जो है वो इधर काउंटर जो है वो ज्यादा दिखाता है, हालांकि इतनी डिसइंटीग्रेशन हो ही नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई देखो डिटेक्टर तो आपने सीधा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, क्या पता इधर डिसइंटीग्रेशन होती है, बीटा माइनस पार्टिकल यूं निकल जाए, गामा फोटोन यूं निकल जाए, वो जरूरी तो नहीं वो काउंटर में जाएगा, ठीक है। अब हमने शील्डिंग तो करी है लेकिन शील्डिंग इज नॉट रियली गुड, मतलब गामा फोटोन को अगर इधर से जाना भी हो तो गामा फोटोन निकल जाएगा, बीटा माइनस पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन निकलेगा। थिंग इज कि मे बी बेसिकली हो सकता है कि आप अगर कह रहे हो यहाँ पे कि सारी ऊपर की तरफ ही आएंगी, हो सकता है कुछ जो है वो यहाँ से escape कर रही हो, ऐसी काउंटर में जाके लगी नहीं हो, डिटेक्टर में जाके लगी नहीं हो। सो वी आर गोइंग टू राइट व्हाट, वी आर गोइंग टू राइट रेडिएशन is emitted in all directions and may not be detected by the detector above। जरूरी तो नहीं सारी रेडिएशंस की जो गामा फोटॉन्स हैं, जो बीटा माइनस पार्टिकल्स हैं, वो जरूर इस पे डिटेक्टर में आके लगे, जरूरी नहीं, हो सकता है किसी और तरीके से निकल जाए। अच्छा तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हम तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ कॉपर 66 का मेजर करना चाह रहे हैं, भाई क्या पता कॉपर 66 किसी और ऐसे एटम में डिके कर रहा हो जो और भी मतलब जो फिर भी रेडियो एक्टिव हो, फिर वो और डिके करता हो। तो क्या पता कॉपर 66 की ही जो डॉटर प्रोडक्ट है
वही स्टेबल ना हो सकता है, कॉपर 60 डिके करके बन गया सोडियम 25, सोडियम 25 स्टेबल नहीं है, वो फिर डिके कर गया। तो हम तो मेजर करना चाह रहे हैं कॉपर 66 की, अब उसमें जबरदस्ती सोडियम 25 की भी आ रही होगी, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो भी हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन के मे बी द प्रोडक्ट्स of the decay of copper 66 are radioactive। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और रीजंस भी लिखवाने हैं, दीज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर नोट्स ही। ठीक है जी। ये वाला सवाल क्यों चुना है, सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि इसमें थ्योरी के लिहाज से चीजें अच्छी हैं। तो कुछ आपके पास क्या हो सकते हैं, आपके पास कुछ मशीन में भी एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सारे जो रीजंस लिखवाए हैं ऊपर, ये तो मैंने सारे ऑल ऑफ दोज रीजन लिखवाए हैं जो मशीन में एरर के अलावा है, मतलब बैकग्राउंड रेडिएशन हो, शायद हो सकता है रेडिएशन इमिट हो, रेडिएशन वो नजर आ रही हो, ये तो सारे लाइक ऑल ऑफ दी फैक्टर्स जो नेचुरली हो सकते हैं। अब अगर मैं अपनी मशीन की इनकंसिस्टेंसी की बात, मतलब मैं कह रहा हूँ डिटेक्टर और काउंटर बनाया है, जरूरी तो नहीं डिटेक्टर और काउंटर बिल्कुल ऐसे हो, बिल्कुल पक्के हो, क्या सब कुछ मेजर कर लेते हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम में से उसको हम कहते हैं एज दी डेड टाइम, डेड टाइम ऑफ ए काउंटर। ठीक है जी। मतलब इस बात का क्या है, मतलब इस बात का ये है कि भाई जैसे आप जो है यू कैन नॉट कैच वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अगर बहुत जल्दी कोई चीज हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से लाइट, लाइट की रेज एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आप नहीं देख सकते, यू कांट सी द लाइट गोइंग फ्रॉम वन स्पॉट टू द अदर, ऐसे आपके सामने आपकी आंखों में से आपको वो कैप्चर नहीं कर जाता। क्यों? बिकॉज आपकी आंखों का डेड टाइम है, वो सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करती है, मतलब कुछ टाइम बाद एक पिक्चर लेती है, फिर कुछ टाइम बाद एक पिक्चर लेती है, फिर कुछ टाइम बाद एक पिक्चर लेती है, और आपका दिमाग उसको हर वक्त जो है वो एक एनिमेशन के फॉर्म में, उसको वीडियो के फॉर्म में चला रहा होता है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर आईज। तो आप जो है बहुत ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट टाइम्स कैप्चर नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट सी लाइट ट्रैवलिंग अपनी आंखों के सामने, क्योंकि हमें तो बस ये चीजें लिट अप नजर आती है, लेकिन असल में हमें पता है लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो इसी तरह काउंटर में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है इसका कुछ डेड टाइम हो। डेड टाइम से मतलब ये है कि भाई देखो दिस, अब ऐसा तो नहीं ना कि ये मतलब हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड, हर नैनो सेकेंड, हर पीको सेकेंड एक्टिव हो, कि मतलब जैसी रेडिएशन हुई तो इसने डिटेक्ट कर ली। हो सकता है कुछ इसका डेड टाइम हो सकता है कुछ इसकी जो है वो लिमिटेशन हो कि इतने अगर इस टाइम में हो जाए कोई रेडिएशन तो वो शायद वो डिटेक्ट ना कर पाए। वी हैव टू पॉसिबिलिटी। और जो भी आपकी मशीन होती है उन सब में ये होता है, उन सबकी क्लॉक होती है। ठीक है, सो दे आर मेजरिंग एट सम फ्रीक्वेंसी, अगर अब कोई चीज उसकी फ्रीक्वेंसी को एक्सीड कर जाए तो वो कैसे उसको मैचअप करेगा। तो यू हैव समथिंग नोन एज द डेड टाइम ऑफ अ काउंटर, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये हो सकती है कि हो सकता है मशीन में ये हो रहा हो कि देयर आर मल्टीपल काउंट्स फॉर वन डिके। ठीक है जी, ये भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये डिटेक्टर जो होते हैं, जो ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशन। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल समझो एक बीटा माइनस पार्टिकल जो है वो इसमें आके लगा। ठीक है, हो सकता है वो इस इधर के पार्टिकल्स को भी आयनाइज कर दे, हो सकता है ऊपर के पार्टिकल्स को आयनाइज कर दे। तो ये डिटेक्टर जो है वो एक दफा काउंट रजिस्टर करने के बजाय दो दफा रजिस्टर कर लेगा गलती से, हुई हालांकि हुई एक ही दफा है। तो दिस इज ऑल्सो सम रीजंस जो आपकी मशीन की इनकंसिस्टेंसी में जाते हैं, कि ये आपको पता होने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन क्योंकि सबको अब पता चलेगा कि काफी सिमिलर है। इन अ टाइम ऑफ 42 मिनट्स द काउंट रेट फ्रॉम द सैंपल ऑफ दिस इज फाउंड टू डिक्रीज फ्रॉम दिस मच टू दिस मच। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ कॉपर 66। टाइम दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है दोनों ए नॉट ए, हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, तो बेसिकली एक्टिविटी वाली डिके क्वेश्चन में डाल के लैम्डा निकाल लो, और फिर क्या कर लोगे, टी हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह लैम्डा, ln2 की जगह ln2, हाफ लाइफ आ जाएगी। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ क्योंकि मुझे अभी नहीं दिखाना। ठीक है, ये चीज जरा जो है वो लास्ट और ज्यादा डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? The gamma ray photons emitted from radioactive nuclei have specific energies। ठीक है, इनके पास specific energies होती हैं dependent on the nucleus emitting the photons। By comparison with the emission line spectra suggest what can be deduced about the energy levels in nuclei। तो
हमने पढ़ा था इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में, जो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था, हमने बोला था वो डिस्क्रीट है। दोज आर डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट मतलब क्या, उनके बीच में जो गैप आता है हमेशा एक ही आता है। वो हमने कैसे अंदाजा लगाया था, जब हमारे पास गामा रे फोटोन जो रिलीज होते थे उनकी हमेशा स्पेसिफिक एनर्जी आती थी। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो कहानी है स्पेसिफिक एनर्जीज की, वो न्यूक्लियस में भी हो रही है जो इमिट कर रहा है फोटोन। तो दे आर आस्किंग यू कि आप हमें डिडक्शन बता दो कि न्यूक्लियर में एनर्जी लेवल्स के बारे में इसकी क्या डिडक्शन आ रही है। तो इट इज गोइंग टू बी द सेम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स in the nucleus. तो you did not know this and this isn't in your course, लेकिन they can ask you for inference। भाई अगर आपने पढ़ा है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा और उसमें आपको पता है कि गामा रे फोटोन जो रिलीज होता है उनकी स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं, तो डेफिनेटली हमने प्रोसेस अंदाजा लगाया था कि उसकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अगर अब न्यूक्लियस भी ये चीज करना शुरू कर दे तो हमारा अंदाजा न्यूक्लियस के बारे में यही होगा कि उसकी भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी। और न्यूक्लियस का भी ये होता है, बहरहाल वो सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन इन्फरेंस जरूर आ सकती है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो आपके क्वांटम फिजिक्स और उसको लिंक कर रहा था। ठीक है, खैर बहरहाल मैं ईयरली करवाऊंगा तो मैं दोबारा से करवाऊंगा क्वेश्चन फिर भी। तो पोलोनियम 211 डिकेज बाय अल्फा इमिशन टू फॉर्म अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ लेड। यू नीड टू रिमेंबर योर एस रेडियो एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला एस रेडियो एक्टिविटी याद होनी चाहिए टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस। आपको बोल रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस डीके। तो एस रेडियो एक्टिविटी में से आपको याद होगा कि यहाँ पे जो था वो 4 होता है इसका मास नंबर, 2 होता है इसका चार्ज। अब क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सेम चाहिए तो 211 माइनस 4 यानी 207 इधर, और 84 माइनस 2 82 यहां पे होगा। राइट, सो बेसिकली आपका मास नंबर कांस्टेंट रहता है और आपका चार्ज नंबर भी कांस्टेंट रहता है। दिस इज समथिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, जो आपकी पार्टिकुलर इक्वेशन जो आप बना देते हैं वो वहां से है। ठीक है, अच्छा, now this is a good question. The variation with time t of the number of unstable nuclei n in a sample of polonium is shown in figure 9.1। 24 से यूं जा रहा है कहीं। ठीक है जी, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। At time t equals to 0, the sample contains only polonium 211। ठीक है जी, 0 पे बस के अंदर 224 नंबर 12 पोलोनियम न्यूक्लियाई थे। Use figure 9.1 to determine the decay constant of polonium 211। Give a unit with your answer। अच्छा जी, how do we deduce using this graph the value for the decay constant? Decay constant इस ग्राफ से कैसे आएगा हमारे पास? Not the gradient। gradient इसमें ग्रेडियंट क्या है? इसमें ग्रेडियंट एक्टिविटी है, याद है? एक्टिविटी इज डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा एन डेल्टा टी वाले ग्राफ में ग्रेडियंट ले लूं तो उससे क्या आएगा? उससे एक्टिविटी आएगी। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ एन अपॉन टी, ग्राफ का कुछ भी नहीं होगा। टी हाफ इक्वल्स टू एल एन टू अपॉन लैम्डा। वेरी गुड शाहजेब। शाहजेब सेज कि आप क्या करो, आप ये देख लो कितना टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है फॉर दी वैल्यू ऑफ एन टू बिकम हाफ। यानी 24 से 12 जाने तक कितना टाइम लग रहा है, आप वो निकाल लो। तो मेरे हिसाब से ये क्या टाइम आ रहा है? ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। सो बेसिकली दिस विल बी 0.52। 0.52 सेकेंड्स आ रही है क्या चीज? इसकी हाफ लाइफ। ठीक है जी, हमारे पास 0.52 सेकेंड्स इसकी हाफ लाइफ आ रही है। तो यूजिंग दैट टी हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा। अब टी हाफ हमने क्या निकाला? हमने 0.52 सेकेंड्स निकाला। सॉरी, लैम्डा को निकाल लेते बस। लैम्डा इक्वल्स टू ln2 अपॉन 0.5। ठीक है जी, एक अप्रोच तो ये है। ठीक है जी, दिस इज वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या होती? दूसरी अप्रोच ये होती कि आप कोई सा भी क्या कर दे, कोई सी भी दूसरी एन ले लो। ठीक है, कोई भी दूसरी एन ले लो। लेट्स से वी टेक 8। ठीक है, और उस पर ये करस्पॉन्डिंग टाइम आ रहा है 0.82। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी ले लो। ठीक है, आप कोई सा भी कर लो, इट्स अप टू यू। एमन हैज गिवन अस द आंसर, इसका 1.3329 आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं? टू सिग्निफिकेंट वैल्यू, सो 1.3। ठीक है जी, अच्छा, यूनिट के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं। आपने कर सकता कोई भी लेते, एन लेते और फिर क्या लगा देते? आप डिके इक्वेशन लगा देते, यानी एन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। इसको भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। ठीक है जी, आपको पता चल गया भाई
n8 आता है एट अ टाइम ऑफ 0.82 सेकेंड्स, तो n की जगह 8 डालो, t की जगह 0.82 डालो, n नॉट क्या था 24 था, 24 इधर उठा के डाल दो, और e और फिर जो है वो कैलकुलेशन करके ln लगा के फिर जो माइनस लैम्डा की वैल्यू आ जाती है ना, लैम्डा की वैल्यू आ जाती तो वो भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा बहरहाल देन ये आस्किंग यू टू वर्क आउट द यूनिट। यूनिट कहां से आएगा? यूनिट इस अंडरस्टैंडिंग से आएगा कि लैम्डा जो था वो डेल्टा n अपॉन n डेल्टा t था, राइट, विच वाज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। प्रोबेबिलिटी के क्या यूनिट्स होते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? डेल्टा n अपॉन n के यूनिट्स क्या होंगे? नो यूनिट्स ऑब्वियसली। डेल्टा n अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा n इज द नंबर, तो नंबर डिवाइड बाय नंबर, नंबर नंबर के कोई यूनिट नहीं होते, नंबर ऊपर भी कोई यूनिट नहीं, नंबर नीचे भी कोई यूनिट नहीं, तो नो यूनिट। सो बेसिकली रह क्या गया? रह सिर्फ ये डेल्टा t गया इन द डिनोमिनेटर। टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, डिनोमिनेटर में है, सो वी शैल राइट सेकंड माइनस वन। ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस वन हो जाएगा, इट शिल बी सेकंड माइनस वन। सही नहीं, n अपॉन डेल्टा n, सॉरी डेल्टा n अपॉन n के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, use your answer in B1 to calculate the activity at time t equal to 0 of the sample of polonium 211। आपको बोल रहे हैं आप अपना आंसर इस्तेमाल करके, यानी लैम्डा की वैल्यू इस्तेमाल करके एक्टिविटी निकाल दो एट टाइम t इक्वल्स टू 0। कोई मसले की बात नहीं है भाई, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास n नॉट थी, अगर हमें एक्टिविटी निकालनी है तो लैम्डा n नॉट कर देंगे तो a नॉट आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आई है 1.3, n नॉट क्या था? n नॉट था 24 इंटू 10⁻12। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं and let's get our activity out. So what's the activity coming out to be? 3.1991. So the answer shall be written to 3. 3.2 into 10 to the power 13 बोला है ना, 13 या 3.12 3.12 आ रहा है। अच्छा, कैन एनीवन कंफर्म क्या आ रहा है? ये 3 पॉइंट क्या आ रहा है? 3.12 आएगा, 3.12 आएगा। ठीक है जी, सो दिस शैल बी 3.1 है। हाँ अच्छा, जब वो बोले ना, देखो जब वो बोले कि यूज योर आंसर इन दैट, ठीक है जी, तो जस्ट पिक अप दिस आंसर एंड देन यूज इट। ठीक है, तो जब वो पॉइंट आउट कर दें आपको जरूर कि भाई आप अपना आंसर इस्तेमाल करो फिर करो उसके आगे, तो जस्ट देन यूज दैट वैल्यूज टू, वरना फिर अलाउंस होती है, फिर उसमें कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर लो। लेकिन अक्सर बेशतर क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, सो इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम कि जो लास्ट पार्ट में वैल्यू करके उसको उठा के ले लो इधर, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अच्छा, on figure 9.1 sketch a line to show the variation with t of the फिर पावर 14 आ रही, 1.3 into 24 to the power 12, 3.1 to the power 13 ही आ रहा है मन। ठीक है, अच्छा, फिर आपको बोलते हैं ऑन फिगर 9.1 sketch a line to show the variation with t of the number of lead nuclei in the sample। आपसे बोल रहे हैं स्केच करो लेड न्यूक्लियाई जो बन रहा है। अच्छा, लेड न्यूक्लियाई कहां से आ रहे हैं भाई? पोलोनियम डिके कर रहा है, एक पोलोनियम डिके करता है एक लेड में प्लस एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि जब एक पोलोनियम न्यूक्लियस डिके करता है तब एक लेड का न्यूक्लियस भी वजूद में आता है। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी? हमें ये नजर आता है, क्या नजर आता है कि 24 से कहां तक गया है? ये 24 से गया है टू अ वैल्यू ऑफ, व्हाट्स दैट वैल्यू? 4.4, 4.8, 5.2। ये 24 से 5.2 की वैल्यू गया है इन अ टाइम ऑफ 1.2 सेकेंड्स। ठीक है जी, सो दिस वेंट फ्रॉम ए 24 इंटू 10 टू पावर 12 से लेके 5.2 इंटू 10 टू पावर 12 की वैल्यू तक। सो इसका ऑपोजिट ग्राफ विद हाफ लाइफ की वैल्यूज देखते हुए, यस शाहजेब, तो इसका ऑपोजिट ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले तो गिव मी दिस वैल्यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेल्टा एन कमिंग आउट टू बी? मतलब मैंने इधर क्या किया, मैंने एन नॉट में से क्या निकाल दिया? एन निकाल दिया फाइनल वाला, तो एन नॉट में से एन निकाले तो डेल्टा एन आ जाएगा। कितने न्यूक्लियाई डिके करें? अगर मेरे पास ये आ गया कि मेरे पास कितने न्यूक्लियाई डिके करे हैं इतने टाइम में, तो उतने ही न्यूक्लियाई किसके आए होंगे? लेड के आए होंगे।
सो एमन कह रही है 1.88 इंटू 10 to the power 13। आर यू श्योर? अच्छा 1.8 इंटू पावर 13, इसको अगर हम 10 to the power 12 में ही लेना चाहें तो 10 to the power 13 है, इसको एक आगे कर लेते हैं 10 to the power 12, यानी ये 18.8 आ रहा है। ठीक है जी, दिस इज कमिंग आउट टू बी एन 18.8 इन 10 to the power 12। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि मैं इधर अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे 10 to the power 12 वाली मिली। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये इधर से इधर इसके 18.8 इन 10 to the power 12 चेंज आया है, तो डेफिनेटली इतने न्यूक्लियाई पोलोनियम के डिके करें, इतने ही न्यूक्लियाई किसके होंगे? जो लेड के वजूद में आए होंगे। तो इन अ टाइम ऑफ 1.2 सेकेंड्स ये रीडिंग जीरो से उठ के कहां चली जाएगी? ये रीडिंग जीरो से उठ के 18.8 पे पहुंच जानी चाहिए है इधर। ठीक है जी, सो दिस शुड बी हमारा 1.2 सेकेंड्स पे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, बाकी एक और, ताकि हमारा ग्राफ बिल्कुल प्यारा सा बने हमें, क्योंकि हम कर्व जो है वो कैसे बनाए तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो एक और वैल्यू जो है वो ये वाली होगी, द इंटरसेक्टिंग वैल्यू दोनों की इधर होगी। वो क्यों होगी? ये क्या है? ये है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में अगर ये 24 से 12 हो गया था, तो इसी हाफ लाइफ में ये 0 से 12 तक पहुंचेगा। दिस इज द पॉइंट जो दोनों ग्राफ्स गुजरेंगे एक दूसरे में से होते हुए। अगर 24 से 12 इसको हाफ लाइफ इसकी ये थी, तो पोलोनियम भी 0 से 12 इसमें आ जाना चाहिए इसी टाइम में। सो बेसिकली नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ विद ग्रीन, तो द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली दूसरी बात जो है वो क्या है? वो ये है कि देखो, इधर ग्रेडियंट जीरो नहीं हुआ है। ठीक है जी, दे हैव नॉट शोन यू लाइक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दे हैव शोन यू ग्रेडियंट जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, इधर भी गलती से यूं नहीं बना देना ग्राफ, कि डोंट मेक इट लाइक, सॉरी डोंट मेक इट लाइक दिस, कि आप इसको यूं बिल्कुल फ्लैट कर दो। ठीक है जी, मतलब इधर लेके जाते हैं आपने फ्लैट कर दिया। फ्लैट नहीं करना, थोड़ा सा इसमें गुंजाइश रखना, एग्जामिनर को नजर आए कि हमने फ्लैट नहीं किया, इधर भी हमने ग्रेडियंट दिखाया। ठीक है, क्योंकि अगर हमने जीरो दिखा दिया तो उसका मतलब आप कह रहे हो कि नीचे वाले ग्राफ में भी एक्टिविटी जीरो हो गई थी। एक्टिविटी जीरो नहीं हुई, तो ऊपर वाले ग्राफ में भी एक्टिविटी जीरो नहीं होगी। इन 3 पॉइंटर्स का खास ख्याल रखना है। 0 0 से स्टार्ट हुआ, हमने निकाल लिया एंड में कितने न्यूक्लियाई आएंगे, और जरूर डिके कर्व में और जो दूसरा ग्रोइंग कर्व होगा उन दोनों में हमेशा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जो आपका होगा हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा फिर हमें क्या बोल रहे हैं? Each decay releases an alpha particle with energy this much. ठीक है जी, calculate in joule the total amount of energy given to alpha particles that are emitted between time t equals to 0.30 seconds and time t equals to 0.90 seconds. तो they tell you कि हर डिके में 6900 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। आपसे बोल रहे हैं कि आप ये निकाल दें टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, वो कैसे आएगा? वो बेसिकली ऐसे आएगा, जब हम ये निकाल लेंगे कि ये कितने डिके हुए हैं। अगर मैं ये निकाल लूं कि ये कितने डिके हुए हैं, तो मुझे पता चलेगा कितने अल्फा पार्टिकल्स हुए होंगे उस टाइम में रिलीज। तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे, मुझे बस उनको उठा के 6900 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू से मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, टाइम क्या बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं 0.3 और 0.9 के बीच में आप निकाल दो। तो 0.3 और 0.9 के बीच में निकाल देते हैं। 0.3 जो है 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 16। तो एक हमारा क्या है? एक हमारा 0.3, 16 आ रहा है ये वाला पॉइंट, 0.3, 16। और 0.9 पे अगर देखें तो 0.9 पे 1 2 3 4 5 6 5 ये वाला, तो ये 0.9, 0.9 पे क्या वैल्यू आती है? 0.9 पे वैल्यू आती है ये चीज, विच इज अ 7.2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज अ 0.9, 7.2, 0.9, 7.2। ठीक हो गया। सो 0.9, 7.2 और ये, तो बेसिकली अब मैं क्या निकाल लेता हूँ? डेल्टा एन निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, मैं डेल्टा एन निकाल लेता हूँ, उतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल उनको एनर्जी से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके लिख देते हैं आंसर। डेल्टा एन क्या आ रहा है? डेल्टा एन हमारा आ रहा है 0.9 पे हमारे पास 7.2 थे, इधर 16 थे, तो 16 माइनस 7.2, और ये कितने थे? इंटू 10 to the power 12। सो क्या आ रही है वैल्यू? हाउ मेनी डेल्टा एन, हाउ मेनी नंबर ऑफ polonium nuclei that have decayed? 8.8 into 10 to the power 12। ठीक है,
8.8 into 10 to the power 12 nuclei decayed, ठीक है, विच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये भी जरूर देखना कि आपकी न्यूक्लियर एक्टिवेशन, अगर यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज लिखे होते, यानी मतलब हर पोलोनियम की न्यूक्लियस के डिके पे 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होते, अगर यहाँ पे 5 लिखे होते तो हर पोलोनियम न्यूक्लियस के 5 रिलीज होते, तो इसको भी देख लेना। यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि इतने ही क्या होंगे, हमारे अल्फा पार्टिकल्स भी होंगे। अच्छा, अब मुझे क्या बताया हुआ है, मुझे ये भी बताया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, वो दी हुई है 6900 दी हुई है। सो 8.8 इंटू 10 पावर 12 एनर्जी टोटल निकालने जा रहे हैं इंटू 6900, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किलो दिया हुआ है तो बेसिकली किलो का फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू पावर 3, सो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल्स में आ जाएगी एनर्जी। शाहजेब सेज 1.6 into the power minus 16, yes you're correct, वो वैल्यू है। अच्छा, can anyone calculate this and give me the answer? 9.1752, ठीक है जी। सो एमन इज सेइंग 9.7152 आ रहा है, 9.17 आ रहा है आज़ेन, या 9.7 आ रहा है? ओके, थैंक यू। सो एनर्जी टोटल हमारे पास आ रही है 9.7152 जूल्स, ये जूल्स में आ गई। एंड लेट्स राइट दिस डाउन, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट 9.7 जूल्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया है तो लास्ट वाला पार्ट भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड ऑन दिस नोट पर हम रेडियो एक्टिविटी को फिनिश कर देते हैं, हम और रेडियो एक्टिविटी फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एनी आइडियाज कि जो एनर्जी आपने बोली है इधर, ये तो आपने बताई है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, और अगर कोई एनर्जी रिलीज हुई है तो वो कहाँ होगी? इफ देयर वाज सम अदर एनर्जी तो वो कहाँ हो सकती है वो एनर्जी? आपको बोल रहे जो आपने आंसर निकाला है वो कम आया है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, वो कहाँ जा सकती है? सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स में कैसे रिलीज होती है? सराउंडिंग्स में इन दी फॉर्मल अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रही है, राइट? अल्फा पार्टिकल्स पर जाएंगे तो वो सराउंडिंग में कोलाइड करेंगे और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और सब करेंगे। शाहजेब से लेड, शाहजेब लेड का क्या, व्हाट कैन हैपन टू लेड? अच्छा मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल को एनर्जी ये किस फॉर्म में मिली होगी? ये लाइक अल्फा पार्टिकल किस तरीके से ये सारी एनर्जी कैरी कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, राइट? अगर अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है तो लेड के न्यूक्लियस को भी तो मिल सकती है। लेड का न्यूक्लियस लावारिस तो नहीं है ना? अगर पोलोनियम न्यूक्लियस डिके कर रहा है, मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रखना है, तो अल्फा पार्टिकल अगर एक डायरेक्शन में शूट ऑफ हुआ है तो प्लम बूम का जो ये लेड का न्यूक्लियस है ये भी डिफरेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च होगा, ठीक है? व्हाई? बिकॉज यू नीड द मोमेंटम टू बी कंजर्व। तो अगर अल्फा पार्टिकल किसी वेलोसिटी से लॉन्च हुआ है तो लेड का न्यूक्लियस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से लॉन्च होगा ताकि फाइनल मोमेंटम वापस से इनिशियल मोमेंटम के बराबर आए जो जीरो है। तो मे बी आप जो कह रहे हैं कि आपने सारी एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को दे दी, हो सकता है कि लेड न्यूक्लियाई मे बी, या मे बी क्या, दी लेड न्यूक्लियाई will also have kinetic energy, ठीक है? So therefore this is the reason that your two answers might be different, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है? द लेड न्यूक्लियाई विल आल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी। बाकी एमन ने एक बात बोली थी कि द एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, एमन की बात भी अगर हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो द एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स, लेकिन एमन इसको थोड़ा सा और क्लियर करके आओगे, सराउंडिंग्स में एनर्जी फिर किस फॉर्म में रिलीज हो रही होगी? एनी आइडिया? नॉट अल्फा, अल्फा 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 का तो निकाल लिया ना हमने, वो बोल रहे हैं अल्फा के अलावा बताओ। नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ओ लेवल की बेकार टाइप ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज नथिंग, heat gamma, yes, there we go, gamma photons, the energy released to the surrounding in the form of gamma radiation, ठीक है? और फिर वो गामा रेडिएशन में भी वो हो सकता है वो इंफ्रारेड के रीजन में हो तो हो सकता है वो हीटिंग कॉज करे, हो सकता है वो लाइट हमें एज डॉट ऑफ लाइट, स्पार्क ऑफ लाइट की तरह नजर आए, हो सकता है वो कोई अल्ट्रावायलेट या कुछ हो सकता है किसी को कैंसर कर दे, तो इट कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है? ये भी सब किस चीज के पॉइंटर्स हैं? ये भी सब आपके एस रेडियो एक्टिविटी के पॉइंटर्स हैं जो हम उसमें बता देते हैं कि एनर्जी कहाँ कहाँ जा सकती है। तो एनर्जी जो है वो
हर जगह जा सकती है इन फॉर्म्स में। हो सकता है प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाए, हो सकता है गामा रेडिएशन बन जाए। तो दीज आर द टू थिंग्स। ठीक है, बाकी एएस में एक और कॉन्सेप्ट भी था कि एनर्जी जो है वो मैटर और एंटी मैटर भी बनती है, बट दैट इज फॉर यू गाइज, यू हैव टू रिवाइज योर एएस रेडियो एक्टिविटी।